दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। सभी का एकदम वेलकम है साथियों। एकदम फिर से मैं इस क्लास में, इस नए सेशन में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। दोस्तों आप सभी ये अच्छी तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम की, ये भी मैं आशा करता हूं। दोस्तों फुल मॉक टेस्ट सॉल्यूशन टेस्ट संख्या 24 आज मैं आपके सामने यहां पे रखने जा रहा हूं। और ये दोस्तों टेस्ट है आपके डीपी ड्राइवर का, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। डीपी पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती है, इसका जो फुल मॉक टेस्ट है आज इस पेपर में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, आज इस पेपर को देख के आपको यह पता चल जाएगा कि एसएससी एग्जाम कैसा ले सकती है। आप सभी को पता है कि एसएससी है वो दोस्तों पहली बार ड्राइवर का एग्जाम करवा रही है, तो कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है। दूसरी बात यह है, आप इस कमेंट सेक्शन में यह बताओगे कि इन 50 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। आप दोस्तों अगर आपने ये टेस्ट आपने ऐप के अंदर नहीं दिया है तो आप अभी भी स्टडी एट होम जो ऐप है इसके अंदर जाके आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। ये टेस्ट सभी के लिए फ्री था, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, इस पेपर में साथियों, इस पेपर से आपको यह पता चल जाएगा कि एसएससी किस पैटर्न पे जो एग्जाम है वो लेती है और आपकी तैयारी करंट में कैसी है, कितनी तैयारी है, क्या सच में आप है वो पूरी तैयारी के साथ में अभी तैयार हैं। दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टडी एट होम है इस ऐप से जुड़ जाना चाहिए। यहां पर दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपको हम करवा रहे हैं हर प्रकार से, चाहे वो पुरानी भर्तियों के पेपर हो। दोस्तों मैं बता देता हूं, 40 पुरानी भर्तियों के पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में है, किसी के पास में नहीं है। ये आपको पेपर है वो दोस्तों इस आपको ऐप के अंदर मिल जाते हैं। आप सभी को पता है हाल ही में भी 5-7 एग्जाम हो चुके हैं जो पेपर किसी के पास में नहीं है, लेकिन आपको इस ऐप के अंदर पुरानी भर्तियों की जो पेपर है वो साथियों मिल जाते हैं, उनकी पीडीएफ मिलती है, उनका पेपर का सॉल्यूशन मिलता है, तो आप ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा हमारा एक ऑनलाइन जो बैच है वो चल रहा है, उसमें क्रैश कोर्स है साथियों, हम अब लॉन्च कर रहे हैं। और क्रैश कोर्स ऐसा होगा जिसमें साथियों आप मात्र 12 से 13 घंटे में अपना जो पूरा का पूरा जो कोर्स है दोस्तों आप इसे रिवाइज कर पाएंगे। तो आप हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है कंप्लीट कॉम्बो कोर्स वो आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों मात्र 333 रुपए का ये कोर्स है। दोस्तों मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा, आपके जीवन में ये 333 रुपए कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं। जैसे मैं मानूं कि आपके 50 में से 30 नंबर आ रहे हैं और मेरा कोर्स लेने के बाद में अगर 30 स्कोर 40 पहुंचता है तो ये जो 10 नंबर है ये आपका भविष्य निर्धारित कर सकते हैं, आपका दोस्तों यहां पर ड्राइवर का सपना पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए जो अच्छा कंटेंट होता है उसको लेने से चूकना नहीं चाहिए। अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, आप तुरंत इस कोर्स को ज्वाइन करके दोस्तों अपनी जो तैयारी है वो दोस्तों शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। किसी भी प्रकार की दोस्तों आपको अगर कोई समस्या आए तो दोस्तों इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8764188848। तो दोस्तों आप इन नंबरों पे संपर्क करके कोई भी समस्या इस क्लास से संबंधित कोई अगर दिक्कत आपको आती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों यहां पे प्रश्न है, ज्यादा टाइम यहां पर हम नहीं कंज्यूम करेंगे, हम फटाफट इन प्रश्नों को करेंगे, फिर भी अच्छी तरीके से व्याख्या के साथ में। तो आपको कमेंट सेक्शन में तुरंत इसका आंसर है साथ साथ में छापते जाना है साथियों। तो नंबर 1 प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक वाहन नहीं है। सार्वजनिक शब्द आया तो यहां पे नाम आ जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सॉरी दोबारा से बताता हूं मैं आपको, पब्लिक सर्विस व्हीकल इसका नाम होगा, सर्विस व्हीकल। अब आप इस कहोगे पब्लिक सर्विस व्हीकल का काम क्या होता है? पब्लिक की सेवा करना, पब्लिक के लिए माल का या यात्री का वहन करना। साथियों आप समझना, जो पब्लिक के यूज में आता है वो दोस्तों सार्वजनिक सेवायान कहलाता है। अब आप कहोगे स्टेज करीज, साथियों सभी को पता है ये होती है मंजिली गाड़ी, इसे हम यात्री गाड़ी के नाम से भी जान सकते हैं। दोस्तों ये किसमें आती है? जिसमें यात्री बैठते हैं और यात्री अलग अलग किराया देते हैं, वो मंजिली गाड़ी होती है। शैक्षणिक संस्थान बस किसे कहते हैं? किसी स्कूल, किसी संस्था, किसी एनजीओ के नाम से कोई एक ऐसी बस है जिसमें 6 से अधिक व्यक्ति बैठ सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो शैक्षणिक संस्थान बस होगी वो उस स्कूल के नाम होनी जरूरी है, यह बात बता दूं मैं। और इसमें आम नागरिक नहीं बैठ सकते, आम नागरिक की बात, आम यात्री जो होते हैं वो नहीं बैठ सकते साथियों, केवल छात्र बैठ सकते हैं, केवल छात्र बैठ सकते हैं, कर्मचारी बैठ सकते हैं, ये 2 आदमी उसमें बैठ सकते हैं दोस्तों। इसीलिए ये क्या नहीं होगा दोस्तों, ये सार्वजनिक सेवायान नहीं होगा। यहां पर आपको ध्यान देना है। लेकिन साथियों लेकिन परंतु मैं बताता हूं आपको, यहां पे आ जाता परिवहन वाहन, यहां पे आ जाता कि इनमें से परिवहन वाहन कौन से हैं। अब आप बताओ परिवहन का मतलब क्या होता है? किसी का वहन करना, जिसे वाहन का प्रयोग हम सार्वजनिक रूप से तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी को सेवा प्रोवाइड
करवाते हैं यानी कि सर्विस देते हैं, तो उसमें साथियों ये शैक्षणिक संस्थान बस भी दोस्तों परिवहन वाहन में शामिल होता है। यानी कि शैक्षणिक संस्थान बस है वो सार्वजनिक सेवा वाहन नहीं है, लेकिन एक परिवहन वाहन तो है ना, ये किसका परिवहन करता है? छात्र और कर्मचारियों का। ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जवाब है सही हो जाएगा। धारा 66 की उपधारा 1 के प्रावधानों के उल्लंघन में भारी मोटर वाहन चलाता है तो अधिकतम जुर्माना क्या है? अभी धारा 66 क्या है सभी को पता होगा। धारा 66 है परमिट। परमिट की आवश्यकता यानी कि नीड, ये कहता है आप कोई भी व्हीकल चलाएंगे तो आपके पास में परमिट होना चाहिए। अगर परमिट नहीं होता है, धारा 192 में बी आपके सामने, धारा 192 ए है, आपके ऊपर लगाई जा सकती है। जुर्माना कितना है? 10,000 का जुर्माना यहां पे लगाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हो जाएगा, क्या पूछा है? अधिकतम जुर्माना। ऑप्शन नंबर डी है साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, धारा 66 की बात आई है तो यहां पर धारा 66 के अधीन आपके कोई भी वाहन चलाते हैं उसका परमिट आवश्यक होता है। लेकिन जो केंद्र सरकार के वाहन होते हैं, राज्य सरकार के वाहन होते हैं, जो स्थानीय जो प्राधिकरण होते हैं राज्य सरकार के, उनको दोस्तों परमिट से छूट दी गई है। उनको परमिट से छूट दी गई है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। यदि कोई व्यक्ति मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए मोटर वाहन चलाता है साथियों, तो उसके खिलाफ क्या दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है? दोस्तों मोबाइल फोन यानी कि खतरनाक ड्राइविंग, नाम आ जाता है खतरनाक ड्राइविंग। जैसे खतरनाक शब्द आया तो आपको धारा कौन सी याद आ गई साथियों? धारा 184 याद आ गई। अब इसके तहत जुर्माना कितना है? 1,000 से 5,000। जेल कितनी है? 6 माह से 12 माह तक। यह पहली बार का बता रहा हूं साथियों में, यानी कि वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। कम से कम 1,000, अधिकतम 5,000। जेल का पूछे तो यहां पर कम से कम 6 माह है, अधिकतम 12 माह की जेल हो सकती है। अब इसको पढ़ें आप। शिक्षार्थी के लाइसेंस को अयोग्य करना, जुर्माने से जो कि 5,000 से अधिक नहीं होगा, 5,000 से अधिक नहीं होगा, सही बात है। कारावास जो कि 12 माह से अधिक नहीं होगी, कारावास भी दोस्तों यहां पे देख लो 12 से अधिक नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संचालित वाहन का पंजीकरण ये गलत हो जाएगा। और दोस्तों यहां पे जुर्माना जो कि 2,000 रुपए से कम नहीं होगा, बात तो सही है, सही नहीं है, गलत है। 1,000 से 5,000 है तो ये 2,000 नहीं 1,000 आएगा यहां पे, ठीक है। और यहां पे कारावास जो कि 12 माह से अधिक नहीं होगी, ये बात तो सही है 12 माह वाली, लेकिन ये 1,000 2,000 की जगह 1,000 आएगा, तो ये भी गलत है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 4, पर्यटक परमिट प्राप्त करने के लिए राज्यों की न्यूनतम संख्या। साथियों 2 प्रकार का होता है आपका परमिट। एक तो बात करता हूं पर्यटक परमिट, ये हो गया पर्यटक परमिट। आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एक होता है आपके नेशनल परमिट यानी कि राष्ट्रीय परमिट, नेशनल परमिट। इन दोनों में थोड़ा सा आपको यहां पे फर्क समझना पड़ेगा। नेशनल पर्यटक परमिट की बात आ जाए तो कम से कम आपको 3 राज्यों के लिए आवेदन करना पड़ेगा, कम से कम 3। और नेशनल परमिट की बात आ जाए तो यहां पे 4 है। दोनों में ही दोस्तों यहां पे आपके गृह राज्य शामिल है, यह बात आप नोट कर लेना। जो गृह राज्य होता है दोस्तों इन दोनों में शामिल है, इस 4 में भी शामिल है, इस 3 में भी शामिल है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब एक दोस्तों यहां पे पर्यटक परमिट और दोस्तों नेशनल परमिट वाहनों के संबंध में एक शब्द आ जाता है। नेशनल परमिट की बात करता हूं, मल्टी एक्सल वाहन होता है, मल्टी एक्सल वाहन, तो उसको 15 साल तक 15 वर्ष तक है वो दिया जा सकता है। अन्य वाहनों को दोस्तों यहां पे केवल 12 वर्ष तक है दोस्तों परमिट, नेशनल परमिट है वो दिया जा सकता है। लेकिन बात करते हैं पर्यटक परमिट की, तो यहां पर मैं बता देना चाहता हूं पर्यटक परमिट अगर वाहन जो होता है वो अगर मोटर केब है तो दोस्तों इसको कब तक दिया जा सकता है? 9 साल तक है। और अन्य वाहनों के है तो दोस्तों 8 साल तक है वो दिया जा सकता है। कौन सा? पर्यटक परमिट। तो यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? न्यूनतम संख्या कितनी है पर्यटक परमिट की? 3 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय नशीली दवाओं के प्रभाव में है, नशीली दवाओं के प्रभाव में यानी कि शराब या मादक शब्द आप ले सकते हैं, मादक द्रव्यों का सेवन है। और दोस्तों ये नाम आते ही धारा 185 आपके ऊपर है, मुंह के जवान पर आ जाना चाहिए।
पश्चातवर्ती अपराध, ध्यान से देखो, पश्चातवर्ती का मतलब है दूसरी बार, पश्चातवर्ती यानी दूसरी बार, सेकंड टाइम जो अपराध होता है उसकी बात है। तो कारावास की अवधि क्या होगी? तो आप सभी को पता है धारा 185, प्रथम बार में 10,000 का जुर्माना, 6 माह की जेल है, ठीक है। दूसरी बार में 15,000 का जुर्माना है और दोस्तों 2 वर्ष की जेल है। अब आप बताओ इस ऑप्शन में देख के कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब हो जाएगा। पर्यटक मोटर केब के अलावा पर्यटक वाहनों का जीवन काल, पर्यटक मोटर केब के अलावा पर्यटक वाहनों का जीवन काल, साथियों रिमाइंड करते हैं पीछे, पर्यटक परमिट मोटर केब के लिए 9, अन्य के लिए 8। चलो भाई साहब पता चल गया 8 साल होता है। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति धारा 39 के प्रावधानों के उल्लंघन में मोटर कार चलाता है तो अधिकतम दंड क्या हो सकता है? पहली बात तो धारा 39 क्या है साथियों? धारा 39 है आरसी, नीड किसकी? आरसी की। दोस्तों आप कोई भी वाहन चलाएंगे आरसी होना जरूरी है। अगर आपके पास में आरसी नहीं होती है, धारा 192 का उल्लंघन माना जाता है और इसके तहत आपके ऊपर 2,000 से लेके 5,000 तक का जुर्माना है साथियों लगाया जा सकता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। यहां पूछा क्या है? 39 के प्रावधानों में मोटर कार चलाता है तो अधिकतम दंड है वो क्या हो सकता? अधिकतम पूछा है तो दोस्तों हो जाएगा 5,000 रुपए साथियों। स्पीड गवर्नर की आवश्यकता, साथियों में एक चीज आपको यहां पे पीछे वाली में बताना चाहूंगा। आप सोच रहे होंगे जो मैं चीज सोचता हूं मुझे पता है, आपके माइंड में भी आ रही है। आप कहोगे गुरुजी हमने एक धारा और पढ़ी है, धारा 192 में भी पढ़ी है, धारा 192 में भी पढ़ी है, दोनों ही आरसी से संबंधित है। अब ये क्या मामला हुआ गुरुजी, आप बता दो। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पे धारा 39 की बात आ जाए तो आपको धारा 39 में आपको कौन सा करना है? धारा 39 में 192 में करना है। धारा 41 आ जाए तो 41 के उल्लंघन में आपको धारा 192 में भी करना है। अब इन दोनों में फर्क क्या है गुरुजी ये भी बता दो। अभी चलते एक चीज और सीख लेंगे। धारा 192 में है वो ये कहती है आप बिना आरसी के वाहन का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके ऊपर जुर्माना होगा। भैया ठीक है। अब धारा 192 में क्या मामला है? तो दोस्तों धारा 192 में जो बी है वो आरसी से संबंधित अपराध है, यानी कि आप आरसी से संबंधित अगर कोई अपराध करते हैं, जैसे कोई गलत आप चेसिस नंबर देके, इंजन नंबर देके, गलत दस्तावेज से, गलत कोई आप कुछ भी देके, माना कि कुछ भी गलत तरीके से दस्तावेजों से आप आरसी बनवा लेते हैं या आरसी से संबंधित कोई अपराध करते हैं, वो दोस्तों किस में जाना है? आपके धारा 192 में बी में जाता है। दोस्तों ये थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान है साथियों रखना है। 1 मिनट, कोई फोन आ रहा है मेरा ना। हाँ तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, स्पीड गवर्नर की आवश्यकता है। स्पीड गवर्नर दोस्तों एक शब्द आपका आता है आपके सामने, केवल गवर्नर। केवल गवर्नर, ये आ गया गवर्नर, ये तो हो गया गवर्नर। एक तो गवर्नर आता है, एक होता है स्पीड गवर्नर। इनमें थोड़ा सा आपको क्या है फर्क समझना है। फर्क क्या होता है? स्पीड गवर्नर का मतलब क्या है? गति नियंत्रक। गति नियंत्रक इसे कहा जा सकता है। और गति नियंत्रक किन वाहनों में जरूरी है आप सभी को पता है। जैसे कैंपर आती है, पिकअप आती है, स्टेज कैरिज आती है, मालवाहन आते हैं, इनमें दोस्तों स्पीड गवर्नर लगाया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां हो जाएगा स्टेज कैरिज, एम्बुलेंस, पुलिस, सभी वाहन। तो स्टेज कैरिज जिसमें दोस्तों स्टेज कैरिज यानी मंजिली गाड़ी। दोस्तों मैं आप माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूं, आप वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ा सकते। रात से पहले 5G की स्पीड से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पेपर की खोपड़ी में छेद करना पड़ेगा और पेपर की खोपड़ी में छेद करना है तो हमारे पास में टाइम का अभाव है। मेरे पास भी है, आपके पास भी है, मुझे भी पता है। टाइम पर जहां पर ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। मंजिली गाड़ी का मतलब है यात्री गाड़ी साथियों। कौन सा है? यात्री गाड़ी, जिसमें यात्री क्या करते हैं? अलग अलग किराया देते हैं। ये बस आप याद है वो कर लेना, अलग अलग किराया दोस्तों, उसे कहते हैं मंजिली गाड़ी। तो यहां पे स्पीड गवर्नर किस में होगा? या इस स्टेज कैरिज में होगा। एम्बुलेंस में नहीं होगा, पुलिस वाहन में नहीं होगा। इसके अलावा जो गुड्स व्हीकल होते हैं, गुड्स व्हीकल में इसका प्रयोग किया जाता है। एक होता है गवर्नर साथियों। गवर्नर का काम क्या होता है? इसका प्रयोग होता है इंजन में। इंजन का जो लोड होता है, इंजन की जो गति होती है, गति कम ज्यादा, चढ़ाई ढलान, या मैं बात करता हूं गति कम ज्यादा होती रहती है। तो इस कम ज्यादा की गति में जो वाहन को, जो वाहन के इंजन को जो फ्यूल की सप्लाई होती है, एयर फ्यूल मिश्रण की सप्लाई होती है, उसको भी नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। कि यार वाहन को एक जगह क्या होता है, अचानक लोड बढ़ जाता है,
एक तरफ क्या होता है, अचानक ढलान आ जाती है। तो अगर फ्यूल की सप्लाई बराबर होती रही तो ढलान में भी क्या है, फ्यूल ज्यादा जलेगा। इस चीज को नियंत्रित करने के लिए यहां पे गवर्नर का इस्तेमाल किया जाता है, जो क्या काम करता है, फ्यूल को नियंत्रित करता है। किसको? फ्यूल को नियंत्रित करने का काम करता है। आपको याद रखना है इंजन के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, मोटर वाहन विभाग का विभागीय प्रमुख। बहुत अच्छा प्रश्न गुरुजी, कुछ भी समझ में नहीं आया। ये क्या प्रमुख कौन सा होता है? हमें तो सारे इसी लग रहे हैं। ये आपका सवाल होगा, मुझे पता है पक्का। मैं आपके सामने को एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं। आपको एक नाम याद रखना है, विभागीय। एक नाम आ गया विभागीय प्रमुख, विभागीय प्रमुख आ गया। ठीक है, गलत नाम लिख दिया मैंने थोड़ा सा, लेकिन सही करेंगे इसको। ये हो गया विभागीय प्रमुख। एक होता है आपके प्रशासनिक प्रमुख। ध्यान से समझना साथियों, ये जीके का क्वेश्चन है। प्रशासनिक प्रमुख। एक होता है आपके राजनीतिक प्रमुख। अब आप कहोगे गुरुजी समझ में आ गया, लेकिन मैं तो पूरा समझा के छोड़ूंगा भैया। अब ऐसे देखो, बीच में नहीं छोड़ूंगा। तीन नाम लिखे, परिवहन मंत्री राजनीतिक प्रमुख, परिवहन आयुक्त विभागीय प्रमुख, परिवहन सचिव दोस्तों आपके क्या हो जाएगा, प्रशासनिक प्रमुख। ये बात आपको याद रखनी है। ये तीनों ही मुखिया होते हैं, लेकिन कौन सा किसका होता है? अब राज सर के आपने पेपर देखा है, पक्का हम इस प्रश्न की खोपड़ी में छेद करके छोड़ेंगे साथियों। आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। तो इसमें पूछा है विभागीय प्रमुख। विभागीय प्रमुख थे आपके परिवहन आयुक्त, यानी कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। कमिश्नर जो होता है ना, उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, फाइनेंसर से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। फाइनेंस करने वाला। अब भैया फाइनेंस की आवश्यकता कब पड़ गई? इसका मतलब आपने लोन ले रखा है। लोन ले लिया है तो वाहन का या वाहन में परिवर्तन करना है, आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंस ले रखा है। ऐसे तो आप कुछ भी कर दोगे। नए पंजीकरण चिन्ह हेतु अनावधि प्रमाण पत्र जारी करवाना, यानी कि यहां पे बात हो रही है एनओसी जारी करवाना। यानी एनओसी लोगे तो भी आवश्यकता है। एनओसी कब लेते हैं? जब अदर स्टेट में आप वाहन को बेचते हैं या आप दूसरा आप पंजीकरण करवाते हैं। वाहन का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में परिवर्तन भैया तब भी करवाना पड़ेगा। मतलब इन तीनों ही स्थितियों में क्या है, आपको फाइनेंसर से अनापत्ति प्रमाण पत्र अलग से लेना पड़ेगा। अब बात करता हूं मैं, आपकी बात आ गई है अनापत्ति प्रमाण पत्र, नए पंजीकरण चिन्ह। ये नया पंजीकरण चिन्ह क्या होता है गुरुजी? तो मैं बता देता हूं। धारा 47 आपको पढ़ना है। इसमें क्या लिखा गया है, अदर स्टेट में अगर आप 12 माह वाहन को रखते हैं तो दोस्तों आपको वहां पर नया पंजीकरण चिन्ह आपको बनवाना पड़ेगा। और ये बनवाने के लिए आपको पूर्व में जहां पर आपका वाहन पंजीकृत है वहां से एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी के लिए धारा 48 याद कर लेना। और ये जारी किस में किया जाता है? फॉर्म संख्या 28। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए जारी होता है दोस्तों। इसके अलावा जो आरटीओ होता है, आरटीओ आपको एक माह के अंदर अंदर आपको दे सकता है। यह भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के मोटर वाहन पर पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए प्लेट का न्यूनतम आकार क्या होता है? हल्का जो मोटर वाहन होता है उसकी बात हो रही साथियों। 320 240, 300 240, 340 200, 440 300। गुरुजी हमारे तो 200 340 40 और 200 सब लफड़ा यहां पे आ गया है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, जो आपकी नंबर प्लेट होती है 340 गुणा 200 mm की होती है। सी इसका जवाब सही हो जाएगा। इसकी जो व्हीकल कैटेगरी जो प्लेट होती है, नंबर प्लेट, इसकी पूरी की पूरी क्लास है कोर्स के अंदर, क्लास संख्या 27, इसमें आप जाके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 12, वाहन के वर्ग की पहचान के लिए किन मापदंडों की जांच की जानी चाहिए, जिसको चेक करके आप किसी वाहन को हल्के मोटर वाहनों के रूप में पहचान सकते हैं? लदान रहित वजन, सकल यान भार, लदान सहित वजन, उपरोक्त सभी। गुरुजी ऊपर से जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस प्रश्न में। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, बात आ जाती है एलएमवी वाहन की, बात आ जाती है एचएमवी वाहन की। तो दोस्तों यहां पे आपको करना क्या है, यहां पे बात आती है हल्के वाहनों की, तो यहां पे वजन इसका क्या होता है? वजन होता है लदान रहित भार, लदान रहित भार। एचएमवी के मामले में सकल यान भार ये होता है। लेकिन अपवाद क्या है गुरुजी? अपवाद क्या है? हम तो दोनों देखते हैं, ये भी देखते हैं और ये भी देखते हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, 3 वाहन ऐसे होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं मोटर कार का नाम आ जाए, ट्रैक्टर का नाम आ जाए ट्रैक्टर, रोड रोलर का नाम आ जाए रोड रोलर। तो ये 3 जो शब्द है
इन तीन का क्या होगा, इन तीन का तो आपको क्या करना है, खाली का वजन देखना है भैया। इन तीन का तो देखना है लदान रहित वजन, और बाकी जो वाहन है इनका सकल वाहन वजन है। अब गुरुजी में फर्क क्या होता है, लदान रहित का मतलब क्या है, खाली वजन, लदान रहित का मतलब है लदान नहीं किया गया है। सकल यान भार का मतलब क्या है, अधिकतम वजन जो भरा हुआ वजन है। सकल यान भार यानी भरा हुआ वजन, जो एक वाहन है वो अधिकतम वजन ले जा सकता है, वो सकल यान भार कहलाता है। इसी को दोस्तों ग्रोस व्हीकल वेट कहा जाता है, ग्रोस व्हीकल वेट कहा जाता है। आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना है, व्हीकल वेट यही होता है GVW जो होता है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा हल्के मोटर कार वाहन की बात हो गई है तो लदान रहित वजन है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अधिकतम जुर्माना क्या है, यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन को ऐसे तरीके से चलाता है जो जनता के लिए खतरा है। जनता के लिए खतरा मतलब कि धारा 184 याद आ गई गुरुजी। अभी धारा 184 याद आने से नहीं है, जुर्माना कितना है भैया, 1000 से 5000, जेल कितनी है, 6 माह से 12000, सब कुछ याद रखते हैं गुरुजी हम तो ऑप्शन नंबर बी है साथियों, इसका सही जवाब है साथियों हो जाएगा। सॉरी, यहां पे दोस्तों क्या पूछा है, अधिकतम जुर्माना पूछा है, तो मैं माफी चाहूंगा 5000, केवल 5000 आएगा, केवल अधिकतम जुर्माना पूछा है। अधिकतम जुर्माना क्या है, यहां पे अधिकतम है 5000 सही जवाब हो जाएगा। एक मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण है, स्वामित्व यानी मालिकाना हक है, उसको हस्तांतरित करना है के लिए आवेदन अंतरण करने वाले के द्वारा, ये शब्द आप पढ़ें, अंतरण करने के लिए के द्वारा है वो किया जाता है। यहां पर आ जाता कि अंतरण करने वाला और खरीदने वाला दोनों आ जाते साथियों, तो आप कौन सा कर देते, दोनों शब्द आ जाता तो दोस्तों आप कर देते फॉर्म संख्या 30। अगर सिंगल आ गया तो फॉर्म संख्या 29 है वो अकेला भर के देता है, 30 नंबर दोनों भर के देते हैं, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब साथियों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, आपका सपना है दिल्ली पुलिस ड्राइवर में जॉब प्राप्त करना, आप अपने सपने को साकार करना चाह रहे हैं तो राज सर के कोर्स को आप जरूर पढ़ लेना। राज सर के कोर्स को पढ़ने के लिए स्टडी एट होम है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके मात्र 333 में दोस्तों बेहतरीन नोट्स है, ड्राइवर इतिहास में सबसे बेस्ट जो कोर्स है वो आपको यहां से अलावा कहीं भी नहीं मिल सकता। एक बार विजिट करके आप जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है आपके, नए पंजीकरण चिन्ह के असाइनमेंट के लिए आवेदन प्रपत्र में होता है नया पंजीकरण चिन्ह। अभी मैंने आपको बताया था नया पंजीकरण चिन्ह कब जारी करवाया जाता है, जब धारा 47 लागू होती है। गुरुजी ये क्या है, अदर स्टेट नाम आता है इसमें। अदर स्टेट का मतलब क्या है, जब आप अपने वाहन को क्या करते हैं, दूसरे राज्य में प्रयोग, दूसरे राज्य में प्रयोग करते हैं, कभी 12 माह से अधिक के लिए, 12 माह से अधिक के लिए आप प्रयोग करते हैं, तो उस समय क्या करना पड़ता है, आपको एक नया पंजीकरण चिन्ह लेना पड़ता है और उसके तहत आपको क्या है, फॉर्म संख्या 27 आपको भरना है, वो पड़ता है साथियों। इसके अलावा यह भरने के लिए आपको धारा 48 के अनुसार एनओसी भी आवश्यक होगी, जो कि फॉर्म संख्या 28 में जारी की जाती है। यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तृतीय पक्षीय जोखिम के विरुद्ध बीमा प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट प्राप्त होती है। यानी कि बात आई है यहाँ पे तृतीय पक्षीय जोखिम की, तो धारा 146 आपको याद आ जानी चाहिए, धारा 146 से याद आ जानी चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, इन तीनों को दोस्तों क्या है, यहाँ पे तीनों के वाहनों को है वो छूट दी गई है तृतीय पक्षीय जो बीमा होता है उसके द्वारा। तो यहाँ पर धारा 146 से इन तीनों को छूट है, ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। बता देता हूं, आप अगर वाहन चलाएंगे और आप 146 का उल्लंघन करेंगे तो धारा 196 लागू होती है। धारा 196 क्या है, बीमा नहीं होना। इसके तहत आपकी पहली बार में 2000 रुपए, दूसरी बार में 4000 का जुर्माना लगाया जाता है, साथ ही 3 माह की जेल भी है साथियों, याद रखना है। यहां पर प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है। यहां पर मैं बता देता हूं, आपका जो थर्ड पार्टी बीमा हो, ये जो तृतीय पक्षी जोखिम बीमा दिख रहा है ना, यही थर्ड पार्टी बीमा होता है। एक साथियों नाम आता है आपके सामने व्यापक बीमा, व्यापक बीमा। अब ये क्या है, इसको दोस्तों हिंदी में फुल इंश्योरेंस कहा जाता है। दोनों की ही वैलिडिटी 1 साल होती है, हर साल इसको आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। एडवांस रिन्यू इसको मात्र 30 दिन करवाया जा सकता है। इसके अलावा समाप्ति के 1 भी दिन बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अपनी जानकारी में किसी बीमारी से पीड़ित है तो मोटर वाहन चलाने पर अधिकतम जुर्माना क्या हो जाएगा। सभी को पता है यहां पे धारा कौन सी की बात हो रही है, धारा आपकी हो जाएगी, धारा 1 तो 16 है साथियों। इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहां पे धारा 86
186 आपके ऊपर है, वो यहां पर लागू होती है। और 186 में यहां पे जुर्माना कितना आपको ये भी पता होना चाहिए, तो इसका जुर्माना 1000 रुपए है दोस्तों रखा गया है। अब 16 में 86 में फर्क क्या है? धारा 16 तो ये कहती है कि जो परिवहन अधिकारी होता है वह स्व संज्ञान लेकर यानी स्वयं चलकर किसी व्यक्ति का लाइसेंस रद्द कर सकता है अगर वो विकलांग है, अगर वो निःशक्त जन है, अगर वो कोई मानसिक बीमारी से पीड़ित है। दूसरी बात है, अगर आप जानबूझकर बीमार होते हुए गाड़ी चलाते हैं, आपके ऊपर धारा 186 लागू होती है और 1000 का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। ऑप्शन 1 से जवाब हो जाएगा। M2 श्रेणी की का अर्थ क्या होता है? सीधी सी बात है, मैं बता देता हूं पहले M2 क्या होता है। चालक की सीट के अलावा 8 या अधिक सीटों वाले यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो मोटर वाहन है वो दोस्तों क्या कहलाता है? M2 कहलाता है। अभी M2 क्या मामला है आप यहां पे देख सकते हैं। L1 क्या है? 50 सीसी से कम 45 किलोमीटर तक की गति आपकी इसमें हो सकती है। आपको 50 सीसी से तो कम बताना है और 45 किलोमीटर की गति है, इससे आपकी कम होनी चाहिए। लेकिन इसका नियम चेंज हो गया है, अब इसकी गति है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। साथियों, अभी मोर्च के द्वारा 2021 में एक नया आदेश है उसमें जारी किया गया है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा जानकारी के लिए कुछ आपको यहां पे बता देना चाहता हूं। थोड़ा सा आपको इन चीजों को क्या है ध्यान से देखना पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूं यहां पे जो ये L1 है साथियों, ये भाग रहा है, पता नहीं कैसे भाग रहा है। हाँ, L1 में दोस्तों यहां पर मैं बता देता हूं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सा होगा आपको पता ही है, जिनका शक्ति है वो 4.0 वोट किलोवाट से दोस्तों यहां पे अगर कम होती है वो वाहन भी L1 कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है। L2 क्या है? 50 सीसी से ज्यादा इसकी इंजन पावर है और इसकी भी 45 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार है वो दोस्तों नहीं होती है। नंबर M कैटेगरी 4 पहिया वाहन, यात्री प्लस यात्री सामान। आपको एक चीज याद रखना है, जो L है, L कैटेगरी किसकी है आपको बताना है, हल्के 2 पहिया 3 पहिया वाहन। L यानी 2 पहिया 3 पहिया मोटरसाइकिल या आपका टेम्पो हो जाएगा। M की बात आ जाए, M यानी हो जाएगा यात्री, M यानी यात्री वाहन। यात्री में दोस्तों सामान हो सकता है, लेकिन कौन सा? यात्री सामान, केवल यात्री का सामान हो सकता है, केवल सामान नहीं हो सकता। यात्री जो होता है केवल उसी का पर्सनल सामान। नंबर M2, इसमें 8 प्लस ड्राइवर, 8 से अधिक सीटें और ड्राइवर होता है, ये भी यात्री प्लस यात्री सामान होता है। M2 क्या है? 8 प्लस ड्राइवर, यात्री प्लस यात्री सामान और इसकी भार सीमा 5 टन तक होती है। M3 क्या है? 8 से ज्यादा सीटें होती है, ड्राइवर अलग होता है, यात्री प्लस सामान और 5 टन से अधिक वजन इसका होता है। अगला एक और देखें, मालयान के संबंध में N कैटेगरी है। इसको दोस्तों गुड्स कैरिज बोलते हैं, यानी कि सामान का वहन करना, माल का वहन करना। N1 क्या है? गुड्स कैरिज जिसका वजन क्या है 3.5 टन तक होता है। N2 क्या है? गुड्स कैरिज जिसका वजन 3.5 से 12 टन तक होता है। N3 गुड्स कैरिज 12 टन, यहां पे क्या हो जाएगा 12 टन से अधिक वजन हो जाएगा। यहां पर तक आपको नहीं लिखना है, ये इसका वजन क्या हो जाएगा 12 टन प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज का उपयोग पते और उम्र के साक्ष्य के लिए नहीं किया जाता है? पते और उम्र के साक्ष्य के लिए, यानी एक तो उम्र बतानी है, एक एड्रेस बताना है। पासपोर्ट, मतदाता सूची, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, गलत हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर है, वो दोस्तों हो जाएगा। पासपोर्ट है, मतदाता सूची है, जन्म प्रमाण पत्र है, पे स्लिप है, यानी कि सैलरी स्लिप जिससे आपको पेमेंट मिलता है, खाते में पैसे आते हैं। दोस्तों आप डीपी ड्राइवर में जब जॉब लग जाएंगे तो आप भी दोस्तों आपके जो सैलरी देगी दिल्ली पुलिस आपको, उस सैलरी की स्लिप है, आप निकाल के उसको दस्तावेज के रूप में काम ले सकते हैं। यहां पे स्कूल का सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट को डॉक्टर से यहां पे आप बनवा के दे सकते हैं। और राज्य सरकार को कोई अगर अन्य दस्तावेज अगर कोई अधिकृत करती है तो वो भी मान्य यहां पे हो सकता है। तो यहां पे तीनों ये मान्य है, ये भी मान्य है, लेकिन बैंक पासबुक साथियों वैलिड नहीं है। किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी रूप से दिए गए किसी भी निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा करने वाले किसी भी वाहन मालिक को अधिकतम दंड कितना हो सकता है? क्या यह है? सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी रूप से दिए गए किसी भी विनिर्देश का, यानी कि आप किसी प्राधिकार के दिए गए आदेश जो होते हैं साथियों उनका उल्लंघन करते हैं तो आपको यहां पर कौन सी मतलब कितना जुर्माना हो सकता है सभी को पता है। यहां पे सेक्शन कौन सी है? सेक्शन 179 है और 2000 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर यहां पे लगाया जा सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा।
मल्टी एक्सल यानी कि 2 से अधिक एक्सल होती है, के अलावा अन्य माल ढुलाई, के अलावा अन्य की बात आ गई है, मतलब मल्टी नहीं है, मल्टी नहीं है के संबंध में राष्ट्रीय परमिट वाहन के रूप में उपयोग करने के लिए अभिप्रेत मोटर वाहन की आयु मैंने बताया था मल्टी शब्द होता है, मल्टी वालों के लिए 15 साल होगा और अन्य के लिए 12 साल होगा। कितना होगा? 12 वर्ष होगा, तो इसमें हो जाएगा 12 साल। यहां पे क्योंकि दोस्तों यहां पे मल्टी एक्सल के अलावा अन्य की बात आई है। ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन फॉर्म संख्या 2 में के साथ आवश्यकता होगी। दोस्तों नाम आया है नवीनीकरण, भाई नवीनीकरण किसका होता है? अगर आपके पास में पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रिन्यू होगा, तो रिन्यू करवाएंगे तो भैया लाइसेंस ही दे दे हमें, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको साथ में ले जाना है। फॉर्म संख्या 2 में आपको क्या करना है? नया आवेदन करना है। मैं बता देता हूं आपको कि गुरुजी फॉर्म संख्या 9 का क्या हुआ, अभी बता देता हूं मैं। एक नया नियम आ गया है, प्रारूप 2 नया आया है, जिसमें पुराना जो फॉर्म संख्या 2 था, पुराना फॉर्म संख्या जो 4 था, पुराना फॉर्म संख्या जो 8 था, पुराना फॉर्म संख्या 9 था, इन सभी को डिलीट कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? डिलीट करके रिप्लेस कर दिया गया। किसको? फॉर्म संख्या 2 को। ये 2 भी डिलीट हुआ है, इसकी जगह ये नया आया है, ये सबसे यूनिक है और ये सबका क्या है? राजा है। अब ये सभी इन चारों की जगह क्या है? वो काम आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रिन्यू के लिए फॉर्म संख्या 2 है, अब इसका जवाब हो जाएगा। लाइसेंसिंग प्राधिकरण कौन होता है? नाम से पता चल रहा है लाइसेंसिंग प्राधिकरण जो लाइसेंस को जारी करता है, इस प्राधिकरण का नाम होता है ऑथोरिटी। यानी कि किसी चीज को जारी करने के लिए जो ऑथोरिटी होती है दोस्तों उसको कहा जाता है प्राधिकरण। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान देना है, यहां पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी यानी कि जो आरटीओ होता है उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? लाइसेंसिंग प्राधिकारी कहा जाता है। एक होता है आरटीए, आरटीए, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण है तो आपके आरटीए होता है, आरटीओ है तो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हो जाएगा। दोनों में कोई ज्यादा फर्क यहां पे नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है, सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? सही बताना है। फ्लैशिंग लाल बत्ती, फ्लैशिंग का मतलब क्या है? ऑन ऑफ, चपक 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 कर रही है। मजा आ रहा होगा आपको क्लास में, मैं आशा करता हूं। ठीक है, और आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक वाला बटन भैया दबा दे यार। कितने कम लाइक कर रखे हैं मुझे पता, मुझे दिख रहा है आपने नहीं दबाया है, आपने नहीं दिखाया। दोस्तों मैं बता देता हूं, किसी टीचर से आप पढ़ रहे हो, उसका ज्ञान आपको सीखने में आ रहा है, मजा आ रहा है क्लास में, और फिर लाइक नहीं करते हो ना, फिर आपके लिए समस्या है, गुरुजी के लिए समस्या नहीं है, आपके लिए समस्या है। लाइक वाला बटन दबा देना। तो यहां पे फ्लैशिंग लाल बत्ती स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुके, बात तो सही है, तभी आगे बढ़े जब असुरक्षित हो। भैया असुरक्षित होगा तो आगे क्यों बढ़ूंगा? गलत हो जाएगा। फ्लैशिंग लाल बत्ती स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से तभी आगे बढ़े जब असुरक्षित है। भैया ये भी बात आ गई, या असुरक्षित में कैसे आगे बढ़ूंगा? फ्लैशिंग लाल बत्ती स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुके, ठीक है, तभी आगे बढ़े जब सुरक्षित हो। भैया ये बात ठीक लगी मुझे। यहां पे क्या है देखें, फ्लैशिंग लाल बत्ती स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुके रहे। यार फ्लैशिंग बात है, बात फ्लैशिंग क्या, ये रुके रहे, फिर लाल में और इसमें क्या फर्क रहेगा? मतलब कि फ्लैशिंग का मतलब है आप स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले एक बार रुकना है, एक बार रुके, सुरक्षित है तो आगे बढ़े, असुरक्षित है तो रुके रहे। अगला प्रश्न, फिटनेस प्रमाण पत्र से संबंधित सही कथन नहीं है। धारा 56 इसका उल्लेख करता है, बिल्कुल सही है साथियों। धारा 56 ये कहती है आपके वाहन का फिटनेस है वो बनाना जरूरी होगा। और दूसरी बात है वाहन का पंजीकरण करवाने के बाद इसको पकड़ देना आप, फिटनेस बनवाना आवश्यक होगा। लेकिन मैं बता देता हूं आरसी के लिए क्या होगा? आपको फिटनेस चाहिए। आपके आरसी के बगैर, सॉरी फिटनेस के बगैर आरसी नहीं बन सकती। अगर आप आरसी और फिटनेस साथ में बनवाते हैं, नया वाहन है तो वो दूसरी बात है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, नया वाहन आता है ना, नया वाहन की बात आ रही है, तो नए वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट है वो कंपनी बना के देती है, इसलिए सीधा पंजीकरण हो जाता है। लेकिन पंजीकरण करते समय कंपनी का जो फिटनेस है वो भी वो मांगती है। कौन? जो प्राधिकरण होता है जो आरसी बनाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना फिटनेस के आरसी नहीं बनेगी। तो बाद में नहीं भैया, पहले बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पूछा क्या है? सही कथन है नहीं है। फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि निजी वाहनों के लिए 15 वर्ष होती है। उपरोक्त सभी नाम सही है, तो बी गलत हो जाएगा, ये इसका जवाब है, सही हो जाएगा।
वाहनों में टायर रोटेशन के संबंध में सही कथन नहीं है। अभी टायर का रोटेशन क्या होता है, यानी कि टायरों को बदलना, आगे के टायर पीछे करना, पीछे के आगे, लेफ्ट के राइट में, राइट के लेफ्ट में। जैसे मैं बात कर सकता हूं टायर के रोटेशन की, तो यहां पे 4 पहिया होते हैं, तो यहां पे आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कई तरीके हो सकते हैं, आपके कई तरीकों से आप इनको कर सकते हैं टायर का रोटेशन, ठीक है। तो यहां पर मैं देखते हैं टायर रोटेशन से टायर का अनियमित घर्षण कम हो जाता है। बिल्कुल, आपका टायर अगर लगातार एक ही जगह चलेगा तो वो अनियमित घिसाव करेगा, एक जगह से घिसेगा, एक जगह से नहीं घिसेगा। टायर को रोटेट कर लिया तो जो ये अनियमित घिसाव है ये कम हो जाएगा, बात सही है। रोटेशन से टायर का उपयोग समय बढ़ जाता है। बिल्कुल, आप अगर टायर एक जगह रखते तो ये कम चलता, कम यानी कि एक साइड से क्रैक हो जाता, और तो इसलिए आपको जल्दी बदलना पड़ता। लेकिन रोटेट कर लिया मतलब है आप इसका उपयोग है समय बढ़ जाएगा, ठीक है। रोटेशन से टायर मजबूत बन जाता है। भैया ये मजबूत, इसमें कोई इसको तेल थोड़ी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं क्या ये मजबूत बन जाएगा? कुछ नहीं होता, मजबूत नहीं बनता है साथियों, और वह लंबे समय तक चलता है। हाँ, लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन ये मजबूत बन जाता है अपने आप, रोटेट करने से मजबूत बन जाता है, ऐसा नहीं होता है, गलत हो जाएगा। रोटेशन में टायरों का स्थान परिवर्तन किया जाता है। बिल्कुल, ये बात भी सही है, तो गलत पूछा है, सी सही जवाब हो जाएगा। गाड़ी को स्टार्ट करते समय मिलते हैं सन गियर, रिंग गियर, फ्लाईव्हील का रिंग गियर, स्टार्टर का रिंग गियर, फ्लाईव्हील का पिनियन, स्टार्टर का रिंग, फ्लाईव्हील का रिंग, स्टार्टर का पिनियन। गुरुजी सब कुछ रिंगर, फ्लाईव्हीलर सब कुछ गोल मोड़ हो गया है। अब मैं बता देता हूं, मैंने आपको एक सूत्र भी बताया था, फ्लाईव्हील का जो होता है एफ आर आपको याद रखना है, और स्टार्टिंग का है SP, ठीक है। यहां पर आपको याद रखना है स्टार्टर जो होता है उसका पिनियन गियर होता है सेल्फ स्टार्टर का, और एफ का क्या होता है FR, यानी फ्लाईव्हील का तो रिंग गियर होता है, और स्टार्टर मोटर का क्या होता है पिनियन गियर होता है, यानी FR SP पिनियन गियर। यानी आपको यहां पर थोड़ा सा याद रखना है FR SP फ्लाईव्हील का रिंग गियर और सेल्फ स्टार्टर का पिनियन गियर आपको याद रखना है। डी जवाब सही हो जाएगा। टायरों में नाइट्रोजन गैस के प्रयोग का क्या लाभ होता है? नाइट्रोजन गैस आप सभी को पता है, अभी नाइट्रोजन एक क्या है, शांत स्वभाव की और अच्छी शाणी एक गैस है, जो कि लड़ाई नहीं करती, बदमाश नहीं है, एकदम मतलब जहां इसको छोड़ते हैं वो कहती है भैया मुझे नहीं पता, चाहे तू गर्मी ला चाहे ठंडी ला, मुझे तो नहीं पता, मैं तो जहां जैसे छोड़ेगी मैं रह लूंगी, ये कहती है नाइट्रोजन गैस। इसीलिए कहते हैं जिस टायर में नाइट्रोजन गैस होती है न तो गर्मी में न सर्दी में उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और न ही आपकी जो वायु है उसका घनत्व चेंज होगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, एक शांत स्वभाव की गैस है, और दोस्तों वो क्या करती है, अपना घनत्व है वो फिक्स रखती है। आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान है साथियों रखना है, तो यहां पर ध्यान से इन चीजों को देखना पड़ेगा आपको, तभी आप कुछ नया सीख है वो पाएंगे। तो यहां पर देखते हैं टायरों की लाइफ बढ़ जाएगी, किससे, नाइट्रोजन से लाइफ बढ़ जाएगी, बात तो सही है यार। वाहन में क्रूसिंग प्रभाव प्रदान करेगा। क्रूसिंग क्या होता है, क्रूसिंग यानी तकिए का काम करना, टायर झटकों को सहन करेगा, तो नाइट्रोजन गैस से क्या फर्क पड़ेगा यार, हवा तो अंदर से कोई भी हो सकता है वो आंतरिक क्रिया करे, वो दूसरी बात है, लेकिन कुशल क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टायर जो ऐसे करता है ना लचक लचक, तो वो नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। पूछा क्या है, लाभ पूछा है, सड़क पर से पकड़ बनाए रखेगा। भैया पकड़ तो रबड़ है, वो दूसरी गैस में भी वैसे रखेगा, इसमें भी वैसे रखेगा, पकड़ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शोक से कंपन को देखना, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, टायरों की उम्र बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाहन की बैटरी के संबंध में सही कथन नहीं है मतलब गलत कथन आपको बताना है। भैया ये एसएससी का एग्जाम है, आपको छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, आप मत कहना गुरुजी हार्ड लग रहा है, कठिन लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाहन का स्टोरेज सिस्टम होता है जो सभी वाहनों में डायनो या अल्टरनेटर से चार्ज होता है। स्टोरेज करता है बिल्कुल किसकी, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज करता है कौन, ये बैटरी, और इसमें डायनो या अल्टरनेटर से क्या होता है, चार्ज होता है। बात सही है। पूछा क्या है, गलत पूछा, ठीक है। हल्के वाहनों में 24 वोल्ट की बैटरी होती है, गलत हो जाएगा, क्योंकि हल्के वाहनों में 12 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी से चलने वाली गाड़ियों में अधिकतर लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। लिथियम बैटरी को बहुत सारे सेलों से जोड़कर बनाया जाता है, इसके पास में पावर काफी होती है और लंबे समय तक चलती है। और जो ये इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं इनके लिए एक रामबाण है, मतलब ये तगड़ी चलती है, ज्यादा पावर देती है, जल्दी आपके चार्ज हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला ऑप्शन, बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी
हाइड्रोमीटर से देखी जाती है। बिल्कुल, जो हाइड्रोमीटर होता है ये क्या देखता है पता है आपको? बैटरी के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं? पानी प्लस आपके H2SO4 यानी कि गंधक का तेजाब और डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग करते हैं। इसमें अब लंबे समय के बाद में क्या हो जाएगा, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसे हम गंधक का तेजाब बोलते हैं, इसका घनत्व कम हो जाएगा, और ये घनत्व कम हो जाएगा तो बैटरी चार्ज कम होगी, डिस्चार्ज कम होगी, मतलब डिस्चार्ज ज्यादा होगी और चार्ज देरी से होगी, थोड़ी सी आप काम में लोगे वो डिस्चार्ज हो जाएगी। तो आप समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। तो उस समय आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हिंदी में विशिष्ट घनत्व कहा जाता है, किसका देखता है? H2SO4। इसकी मात्रा अगर कम हो जाती है तो ये बैटरी के प्रभाव होते हैं। उस स्थिति में आपको हाइड्रोमीटर से आपकी ग्रेविटी चेक करनी है, और अगर इसकी मात्रा कम है तो आपको इसको सही करना है। बता देता हूं मैं, वाटर का कितना होता है? 60% होता है, और आपकी जो H2SO4 होता है ये कितना प्रतिशत होता है? 40% इसमें होता है साथियों। अगला प्रश्न, इसका सही जवाब तो देख लें। क्या पूछा? सही कथन नहीं है, तो यहां पर ये गलत हो गया ऑप्शन बी, तो ये भी सही है। क्लच राइडिंग का अर्थ है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, और अभी IPRD इस पेपर में, ये IPRD एक संस्था है आपके हिमाचल प्रदेश में, और इसमें एक प्रश्न पूछा गया था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था आधी दबी क्लच। क्लच राइडिंग का मतलब क्या है? आधी दबी क्लच। तो आपको याद रखना है, यहां पे आधी दबी क्लच हो जाएगा। वैसे मैं बात करता हूं, गाड़ी चलाते समय क्लच को दबा कर रखना, यह भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, यह भी सही हो सकता था, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर यह रहेगा, ये नहीं होता तो इसको करना है आपको, लेकिन एक पर है आपको आधी दबी क्लच। इसका मतलब है गाड़ी चलाते समय क्लच को दबा कर रखना। दबा के रखोगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, मतलब थोड़ा सा सेंस मिल रहा है, आप गाड़ी क्लच को दबा कर रखोगे। अब कितना दबा कर रखोगे वो तो इसमें है नहीं, थोड़ा दबा कर रखना या ऐसा कुछ आ जाता, ये मतलब कि उसको थोड़ा सा प्रेस करके रखना, ऐसा आ जाता मान सकते थे, लेकिन केवल दबा कर रखना, तो ये इसीलिए थोड़ा सा यहां पे ये ऑप्शन सी है, आधी दबी क्लच, मतलब हाफ राइडिंग है, हाफ क्लच ऑन राइडिंग है, वो इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाईवे हाइप्नोसिस किसे कहते हैं? गाड़ी जब चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय नींद आती है ना, उसको ही बोलते हैं हाईवे हाइप्नोसिस। ड्राइवर जब नींद की झपकी लेता है तब किसी दूसरी गाड़ी में खड़ जोर से ठोकता है, ठक, और टूट फूट सब कुछ है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, और उसकी नींद है वो उड़ जाती है। इसलिए आपको नींद नहीं उड़ानी है, मतलब नींद नहीं लेनी है। हाईवे हाइप्नोसिस यानी राजमार्ग पर यात्रा करते समय झपकी लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोप्लेन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? हाइड्रोप्लेन, हाइड्रो यानी जल, प्लेन यानी प्लेन से उड़ जाना, मतलब क्या है? हाइड्रो के कारण फिसलना, उसे कहते हैं हाइड्रोप्लेन। हाइड्रो किसे कहते हैं पता है क्या? तरल पदार्थ या द्रव्य पदार्थ, यानी कि पानी। हाइड्रो, तो हाइड्रो हो जाएगा जब बारिश होगी तो गाड़ी वहां पे फिसल सकती है, उस स्थिति को अत्यधिक बारिश भी आ सकता था। यहां पे ऑप्शन में अत्यधिक बारिश आता तो भी वो सही था, अत्यधिक बारिश भी आ सकता है, आपको याद और रखना साथियों। ऑप्शन सी जवाब सही हो जाएगा। आपकी गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है, वहां पीले रंग की बत्ती जल रही है, पीले रंग की बत्ती जल रही है, आप क्या करेंगे? पीले रंग की बत्ती जलने का मतलब होता है आपको स्टॉप लाइन से पहले रुकना है, उसके लिए आपको गति को कम करना है, और आपको जब तक ग्रीन सिग्नल ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। वाहन की गति धीमी करेंगे, सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे। क्यों भैया? गलत हो जाएगा। चौराहे से जल्दी बाहर निकल जाएंगे, या स्टॉप रेखा से पहले रुकने के लिए गति कम कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। येलो लाइट का मतलब है चौराहे से बाहर निकलना। अगर आप अंदर है तो बाहर निकल जाओ, और बाहर है तो स्टॉप लाइन से पहले रुक जाओ। ऑप्शन बी इसका जवाब है साथियों, सही हो जाएगा। टेल गेटिंग किसे कहते हैं? टेल ये होता है पीछे, गेटिंग है चलना। आप कोई सामने कोई वाहन चल रहा है, आप उसके पीछे ड्रन ड्रन करके एकदम खतरनाक पास में बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं, जिसके कारण उसकी गाड़ी और आपकी गाड़ी से दुर्घटना की संभावना होती है, मतलब दूसरे वाहनों को खतरे में डालना, वो होता है टेल गेटिंग। यानी कि अपने वाहन के आगे चल रहे किसी भी वाहन के पीछे एकदम पास में खतरनाक तरीके से चलाना टेल गेटिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी शारीरिक दोष या दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए और बनाए गए वाहन को जो मात्र अनुकूलित न हो, केवल उन्हीं के द्वारा या उनके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, संशोधन पश्चात इस नाम से जाना जाता है। अनुकूलित यान, अडेप्टेड व्हीकल, रूपांतरित यान। साथ ही तीनों एक ही खेत की मूली है, तीनों ही सही है। ये बोलते हैं जो विकलांग व्यक्ति होते हैं ना,
विकलांग व्यक्ति जो होते हैं उनके द्वारा जो वाहन इस्तेमाल लिया जाता है उसको दोस्तों यहाँ पे अनुकूलित यान, अडेप्टेड व्हीकल, रूपांतरित यान कहा जाता है। इससे पहले इसका नाम क्या था? अमान्य कैरिज, अमान्य या असक्त वाहन, असक्त यान कहा जाता था, या इसको कहा जाता था इनवैलिड कैरिज, ये भी इसका नाम था। तो आपको इन नामों को भी आपको याद है, वो रखना है। तो इनवैलिड है, अमान्य है, असक्त है, ये नाम अब हटा दिए गए हैं 2019 के बाद में। अब ये तीनों नाम क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। मोटर वाहन अधिनियम की नीचे दी गई धाराओं के संबंध में सही मेल नहीं है, मतलब सही मेल नहीं है। धारा 180, अयोग्य अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना मालिक की जिम्मेदारी, बिल्कुल सही बात है। अप्राधिकृत का मतलब है जिसको अभी तक डीएल इश्यू नहीं हुआ है, डीएल नहीं हुआ है, ये बात याद रखनी है। धारा 192 बी क्या है? बिना परमिट वाहन का प्रयोग गलत हो जाएगा साथियों। दोस्तों जो परमिट है उसका उल्लेख धारा 192 में ए में किया गया है और 10,000 का जुर्माना यहाँ पे बताया गया है। लेकिन यहाँ पर 92 बी है वो आरसी से संबंधित अपराध है, ये गलत हो जाएगा। पूछा क्या है? सही मेल नहीं है। धारा 182 लाइसेंस के संबंध में अपराध करना। अब अपराध कौन सा है? जैसे आपका लाइसेंस निलंबित हो गया है फिर भी आप गाड़ी चलाते हैं, रद्द कर दिया फिर भी गाड़ी चलाते हैं, पृष्ठांकन कर दिया फिर भी गाड़ी चलाते हैं। लाइसेंस को रद्द करना, निलंबन करना, सस्पेंड करना, कैंसिल करना, या आपका जो मतलब पृष्ठांकन करना, फिर भी आप गलत तरीके से दोबारा से लाइसेंस के लिए आवेदन कर देते हैं, झूठा लाइसेंस बनवा लेते हैं, तो दोस्तों आप अपराधी हैं। वो होता है धारा 182, इसीलिए कहा जाता है लाइसेंस से संबंधित अपराध। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन सी सही है। धारा 181, अयोग्य होने के बाद वाहन चलाना स्वयं की जिम्मेदारी। 80 क्या है? मालिक की जिम्मेदारी। 81 क्या है? आपके स्वयं चालक की जिम्मेदारी। बस ये याद रखना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जवाब सही हो जाएगा। इंजन का काला धुआं देने का मुख्य कारण होता है, जो इंजन होता है वो काला धुआं क्यों देता है ये आपको बताना है। ऑयल जल रहा है, ऑयल कम है, ईंधन कम है, ईंधन अधिक जल रहा है। तो साथियों आपको पता है इंजन के द्वारा काला धुआं तब दिया जाता है जब इंजन ऑयल जलता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑयल जलना। परिवहन श्रेणी के वाहनों में शामिल नहीं है। कितना अच्छा प्रश्न आया है। पहले प्रश्न में, आज के पहले प्रश्न में मैंने यह बताया था कि परिवहन वाहन कौन से होते हैं? जो परिवहन, दूसरों का वहन करना, परि यानी चारों ओर, वहन यानी सभी का वहन करना, वो होता है परिवहन। और इसको अंग्रेजी में ट्रांसपोर्ट व्हीकल बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहा जाता है। तो आपको याद रखना है पर्यटक वाहन सही है, प्राइवेट वाहन ये गलत है, ट्रांसपोर्ट वाहन ये भी हो जाएगा, सार्वजनिक स्थान पर कार्यरत वाहन ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी प्राइवेट वाहन। निजी वाहन है वो एक परिवहन वाहन नहीं होता है क्योंकि उसका उपयोग केवल निजी होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धारा 184 में खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हैं तो इसमें शामिल नहीं है। लाल बत्ती पार करना सही बात है, धारा 184 का उल्लंघन है। स्टॉप रेखा को पार करना ये भी सही है। मोबाइल फोन का प्रयोग करना ये भी सही है। नशे में गाड़ी चलाना भैया ये 184 नहीं है, 185 है और इसमें 10,000 का जुर्माना भी है और दोस्तों आपके 6 माह की जेल भी यहां पे हो सकती है, आपको याद रखना है। तो यहां पे गलत ऑप्शन हो जाएगा डी। वायुमंडल प्रदूषण के संबंध में प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। एक होता है प्राथमिक प्रदूषक जो कि नेचुरल जो गैसें होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपके नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये गैसें क्या होती है? जैसे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो ये गैसें क्या होती है? प्राथमिक प्रदूषण। CO, CO2, NOx, NOx हो जाएगी। इसके अलावा HC हो जाएगी। इसके अलावा PM हो जाएगी। PM को कणिका पदार्थ बोलते हैं, साथ ही हिंदी में बता देता हूं मैं, कणिका पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट मैटर हो जाएगा। HC यानी हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये गैसें क्या है? आपके प्राथमिक प्रदूषक होती है। अब द्वितीयक प्रदूषक में जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड सही है, सल्फर ऑक्साइड सही है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल ये गलत हो जाएगा। पूछा क्या है? नहीं है, तो ये सही इसका जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे देखते हैं। ये जैसे ओजोन भी इसमें शामिल है। ओजोन भी क्या है? जो द्वितीयक प्रदूषक है वो होती है साथियों। अगला प्रश्न है कारपूलिंग का अर्थ है कारपुल। गुरुजी कार को पुल करना मतलब उठाना, भैया ऐसा नहीं है। कारपुल का मतलब होता है आप किसी एक ही जगह जा रहे हैं, दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास में कार है, लेकिन आप दोनों एक ही जगह जा रहे हैं तो फालतू में ईंधन व्यस्त है, प्रदूषण बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है, आपका भी क्या है मेवान का मेंटेनेंस आता है और सब कुछ परेशानियां होती है। तो क्यों ना यार आप दोनों एक साथ चले जाओ ना।
तो दो व्यक्तियों के द्वारा जब एक ही कार का इस्तेमाल किया जाता है, दो की जगह जब एक ही कार का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे दोस्तों कार पुलिंग के नाम से जाना जाता है। यानी दो व्यक्तियों द्वारा दो गाड़ी की जगह एक ही कार का उपयोग करना कार पुलिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, ट्यूब टायर की तुलना में ट्यूबलेस टायर की विशेषता है। ट्यूब टायर की तुलना में दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप पेपर देख रहे हैं, मेंटेनेंस के क्वेश्चन आए हैं, क्या आपको कहीं पर भी इंजीनियरिंग के प्रश्न देखने को मिले साथियों? एक भी प्रश्न आपको इंजीनियरिंग का प्रश्न देखने को नहीं मिला है। इंजीनियरिंग का प्रश्न नहीं है, फिर भी दोस्तों यहां पे कितने अच्छे प्रश्न है, कितना कंफ्यूज करते हैं। यानी कि दोस्तों यही पढ़ाई आपको करनी है। अगर आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर में जॉब प्राप्त करनी है तो ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। वो आप मैकेनिकल बुक ले आते हैं और आप देखते हैं क्लियरेंस, पिस्टन का मान, पिस्टन की धातु, पिस्टन कैसे काम करता है, रिंग किसकी बनी होती है, ऐसी चीजें, कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, टेम्परेचर रेशियो कितना होता है, ये चीजें पढ़ोगे। कल एक व्यक्ति कहता है गुरुजी होनिंग क्या होता है, होनिंग क्या होता है? भैया ये तेरा काम नहीं है होनिंग क्या होता है, आपको तो बस पढ़ाई करनी है वाहन की मेंटेनेंस की। अब ये कोई मेंटेनेंस का प्रश्न है क्या? आप पढ़ते हैं मतलब कि आप पढ़ते हैं बेल्डिंग की मशीन पढ़ते हैं, तो भैया ये अब आपकी क्या यार, आप ड्राइवर बनोगे या बेल्डिंग वाले बनोगे? आप क्या सीख रहे हैं? फिटर के पढ़ रहे हैं। आपकी जो पाइप होते हैं ना, पाइप का जो पता नहीं क्या क्या नाम आ जाते हैं, वो आप मतलब कहां से क्या पढ़ रहे हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं है। किसी किताब में कुछ भी आ गया, पढ़ना यहां से स्टार्ट यहां खत्म है। ऑब्जेक्शन हुआ गुरुजी बताओ, अब गुरुजी यार फिटर के थोड़ी है, आपको ये बेल्डिंग के, होनिंग के, पाइप के ये थोड़ी बता सकते हैं सारे के सारे, समझ रहे हो? तो आपको गाड़ी के संबंध में सीखना है, आपको जो गाड़ी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो पढ़ाई करनी है। आप अगर ये फालतू की चीजें पढ़ोगे, इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ सिलेबस पढ़ना। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने का मतलब है सिलेबस छूट रहा है। सिलेबस छूटने का मतलब है सिलेक्शन में कहीं ना कहीं कमी रह रही है, मतलब आपका सपना धूमिल हो सकता है। दोस्तों अगर आप अच्छी तैयारी के साथ में एग्जाम में जाना चाहते हैं तो राज सर का कोर्स ड्राइवर पार्ट है, इससे बेहतरीन आपको कोर्स कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसको अगर पढ़ना है, स्टडी एट होम जो ड्राइवर ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। और अभी आज ऑफर में है 333 का इसका जो कोर्स है वो परचेज कर लेना। ये 333 रुपए नहीं है, ये आपका भविष्य है दोस्तों। इन 333 रुपए से आपके स्कोर में अगर 10 नंबर भी बढ़ते हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सकता है। नंबर मेरिट में कितने नंबर से चूकते हैं? 1 नंबर या 2 नंबर से, तो वहां पर आपका स्कोर अच्छा बन सकता है। तो आपको याद रखना है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है। एग्जाम तक भैया हम तो नहीं रुकने वाले। तो यहां ट्यूब टायर की तुलना में ट्यूबलेस टायर की विशेषता होती है। ये टायर भारी मोटर वाहनों में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, ट्यूबलेस टायर की बता देता हूं कहानी एक छोटी सी। ट्यूबलेस टायर क्या होता है? ट्यूबलेस टायर में ट्यूब काम में नहीं ली जाती। पहली बात, ट्यूबलेस टायर में हवा के रोकने के लिए सिलिकॉन की परत चढ़ाई जाती है, बात ठीक है। ट्यूबलेस टायर में एक हवा का सामान्य मतलब दबाव रहना जरूरी है, न तो कम चलेगा न बहुत ज्यादा मतलब तेज हवा आप इसमें रख सकते हैं। इसलिए कहते हैं ट्यूबलेस टायर है एक सामान्य प्रेशर के टायर है, न तो लो है न हाई है। लो और हाई कौन से होते हैं? ट्यूब वाले टायर होते हैं। अब हम कहते हैं भारी वाहनों में कौन से टायर काम में आते हैं? हाई प्रेशर टायर, जिनमें हमें हवा का दबाव है एकदम हाई रखना चाहते हैं। तो क्या ट्यूबलेस टायर में हवा का दबाव काफी तेज रखना मतलब कि संभव है? नहीं संभव है। अब एक बात आती है फ्लैट होकर चलना। फ्लैट यानी क्या होता है? फ्लैट यानी होता है आपका जो टायर है पिचकना। जब गाड़ी का टायर पंचर होता है, ट्यूब वाला टायर क्या होता है? धक्का बैठ गया। लेकिन जो ट्यूबलेस टायर है वो धीरे धीरे बैठेगा, मतलब कि कम फ्लैट होता है। मतलब क्या हुआ, यहां इसके जो कंधे हैं, साइड के कंधे, ये मजबूत होते हैं, ये आसानी से ऐसे नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है अधिक फ्लैट होकर कौन चलता है। अब बात करता हूं मैं, जो आपके ट्यूबलेस टायर हैं इनका प्रयोग आप भारी वाहनों में करेंगे या हल्के वाहनों में? तो आपका जवाब होगा हल्के वाहनों में। अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ट्यूब टायर की तुलना में ट्यूबलेस टायर की विशेषता है, ये टायर भारी मोटर वाहनों में प्रयोग होते हैं क्या? अभी मैंने बताया नहीं होता, क्योंकि भारी वाहनों में तो जो फुल हवा हाई प्रेशर टायर की आवश्यकता है, ट्यूबलेस टायर है वो हाई प्रेशर टायर नहीं है। इनमें कुशन क्रिया अधिक होती है। कुशन किसे कहते हैं? जो तकिए का काम करता है। दोस्तों तकिए के काम, ये इसके शोल्डर मजबूत। तो दोस्तों यहां पे ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर की बात हो रही है, तो यहां पर दोस्तों ये अधिक फ्लैट होकर चलते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी कि जो टायर होते हैं, इस टायर के जो कंधे होते हैं साथियों, ये कंधे क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। तो ये कम फ्लैट होकर चलता है, अधिक फ्लैट होकर नहीं चलते। इसका मतलब ही क्या है? यह अधिक फ्लैट होकर नहीं चलते, मतलब कि ऐसे कम करते हैं, मतलब कि मजबूत होते हैं तो कम फ्लैट होकर चलते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कम फ्लैट होकर चलना, कम फ्लैट होकर चलना, ये इसका मतलब है साथियों हो जाएगा। पूछा क्या है?
ट्यूबलेस टायर की विशेषता, तो इसकी विशेषता होती है कम फ्लैट होना, यानी कि ये अधिक फ्लैट होकर नहीं चलता, मतलब क्या है, कम फ्लैट होकर चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब हो जाएगा। तो यहां पर मैं अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 43 है, टायर के एक साइड से घिसने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखना है, एक है अनुचित केम्बर, एक है अनुचित कास्टर, एक है किंग पिन का गलत एडजस्टमेंट, उपरोक्त में से सभी सही है। तो यहाँ पर आपको कास्टर और केम्बर के बारे में बहुत बड़ी कंफ्यूज आपको हुई होगी, मैं मुझे पता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, नाम आ रहा है कास्टर, इस कास्टर को आप कास्ट पढ़ सकते हैं क्या, कास्ट, कास्ट को आप जाति लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। जाति आजकल क्या बनती है, राजा बनती है, राजा यानी किंग बनने का काम कर रही है। किंग यानी किंग पिन कह सकते हैं क्या, इसको हम किंग पिन कह सकते हैं क्या, बिल्कुल गुरुजी कह सकते हैं। यानी कास्ट जो है वो इसका संबंध किंग पिन से है, और किंग पिन का संबंध किससे होता है, स्टीयरिंग से संबंधित होता है, स्टीयरिंग से संबंधित होती है। अब आप कह दोगे गुरुजी ठीक है, टायर के साइड से घिसने का कारण पूछा है, तो ये कास्टर तो नहीं होगा, क्योंकि कास्टर का संबंध किंग पिन से होता है, किंग पिन यानी स्टीयरिंग से। अब गुरुजी बता दो ये किंग पिन का काम क्या होता है, मैं बता देता हूं। एक आपका टायर होता है, इसका यहाँ पे अक्ष है, ये किंग पिन का झुकाव ऐसे है, ये स्टीयरिंग है आपका। एक किंग पिन आपकी ऐसी होती है जिसमें ऐसे करके ऐसे स्टीयरिंग होता है, मतलब कि इन दोनों में फर्क है ना, एक तो अक्ष से क्या जा रही है, आगे जा रही है, और एक अक्ष से किधर जा रही है, पीछे जा रही है। तो ये होता है साथियों आपका अनुचित कास्टर, यानी कास्टर होता है, और इस कास्टर का संबंध टायर के घिसने से नहीं होता। कास्टर का संबंध होता है, कास्टर यानी कास्ट यानी किंग, किंग यानी स्टीयरिंग, मतलब ये गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं अनुचित केम्बर की, किंग पिन की गलत एडजस्टमेंट, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किंग कौन बनता है, किंग बनता है कास्ट, और किंग और कास्ट किसके भाग है, स्टीयरिंग से संबंधित है, मतलब टायर से घिसने से कोई संबंध नहीं है। अब बात करते हैं फिर ये अनुचित केम्बर क्या होता है, इसका जवाब ऑप्शन नंबर 1 से ही हो जाएगा। अनुचित केम्बर के बारे में बता दो गुरुजी। तो यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं, आपके दो टायर हैं, एक टायर ये है, एक टायर ये है, इनका जो अक्ष है माना कि ये जा रहा है, देखो ऐसे, एक्चुअल में होना चाहिए ये आपका अक्ष ये होना चाहिए, लेकिन ये किधर जा रहा है, ऊपर से बाहर की ओर जा रहा है। यानी जो टायर थे, ये जो टायर है दो, ये टायर ऊपर से ऐसे बाहर की ओर है, तो ये क्या होता है, आपका केम्बर होता है। और ये अगर अनुचित है तो फिर टायर का घिसाव है वो एक अलग तरीके से होगा, और टायर का घिसाव ज्यादा होगा। तो यहां पर बात करता हूं मैं, ये होता है केम्बर, क्या होता है, केम्बर, आपको याद रखना केम्बर का। ये अब केम्बर में टायर दोस्तों एक बाहर की ओर भी हो सकते हैं, अंदर की ओर हो सकते हैं। होना कहां चाहिए, हमेशा बाहर होना चाहिए। बाहर वाले को यहाँ पे धनात्मक केम्बर बोला जाता है, अंदर की ओर होना ऋणात्मक केम्बर बोला जाता है। ऋणात्मक जो केम्बर होगा उससे वाहन है उसको चलने में समस्या आएगी, गति नहीं पकड़ पाएगी, गति में आपकी बबलिंग करेगी यानी कंपन करेगी। तो आपको इन चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान है वो रखना है। तो ये अक्ष आपको पता चल गया होगा। एक आता है टो इन टो आउट, टो इन टो आउट। अब ये क्या होता है गुरुजी, ये भी बता दो साथ साथ में। तो मैं बता देता हूं, आपके टायर मैंने अभी बताए, जो केम्बर होता है वो कैसा होता है, जैसे टायर है बाहर की ओर है केम्बर है, अंदर की ओर केम्बर है। लेकिन यही टायर सामने से देखने पर एक तो अंदर की ओर, एक बाहर की ओर, देखो ध्यान रखना, एक तो ऐसे बाहर और एक ऐसे बाहर, फर्क है थोड़ा सा। तो ये जो है ये है आपका टो आउट है, और ये है टो इन, यानी आगे से पहियों को देखने पर वो अगर अंदर की ओर दिखते हैं तो वो क्या होता है, टो इन होता है, बाहर की ओर दिखते हैं तो टो आउट होता है। तो ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान देखनी। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। आपके पास एक हल्का 4 पहिया वाहन है, इस वाहन में आपके पास रेड कलर का ट्राइंगल की संख्या कितनी होनी चाहिए। अब ये ट्राइंगल क्या होता है, एक प्लास्टिक का बना होता है, और दोस्तों ये इस प्रकार से होता है कि जब आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो आप इसको गाड़ी के आगे या पीछे रखने में काम में लेते हैं। अब कौन सी गाड़ी में कितना होगा, क्या नियम है गुरुजी, 7.5 टन। अगर इससे कम वजन है तो दोस्तों कितने होंगे, 1 होंगे। 7.5 टन से अगर वजन जो अधिक है प्लस है तो दोस्तों कितने होंगे, 2 होंगे। बस इतना याद कर लेना आप। तो यहां पे हो जाएगा, हल्का वाहन की बात आई है तो 1 नंबर ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो गया है, अब आप बताओ कितने दिन तक गाड़ी चला सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसकी बात करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, और इस 88 की धारा 14 है। इसमें यह लिखा गया है, एक परंतु जोड़ के
अब ये परंतु क्या होता है, एक स्पेशल प्रोविजन होता है, अंग्रेजी में इसे प्रोविजो कहा जाता है, प्रोविजो, ठीक है। यानी एक स्पेशल लाइन लिखी जाती है, वहां लिखा जाता है कि एक्सपायर्ड जो लाइसेंस है, एक्सपायर्ड डीएल कब तक वैलिड होगा, 30 दिन तक वैलिड होगा, ठीक है गुरुजी। अब आप बताओ, ये तो लिखा गया इसमें, लेकिन जो 2019 में जो संशोधन हुआ है, 2019 में संशोधन हुआ है, इस प्रोविजो को प्रोविजो ओमिटेड नाम लिख दिया गया है। ओमिटेड का मतलब है इसे हटा दिया गया है, मतलब कि जो ये 30 दिन तक है आपके एक्सपायर्ड लाइसेंस के वैध रहने की जो बात थी उसको डिलीट मार दिया गया है, यानी कि अब ये व्यवस्था नहीं है। अब नहीं है तो आप बताओ ये नियम क्या हो जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो गया है। अब आप बताओ कितने दिन तक गाड़ी चला सकते हैं, 0 दिन चला सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, जवाब सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे है धारा 46, वाहन के हेडलाइट का डिपर कब देना चाहिए, ओवरटेकिंग के समय, धुंध में, कोहरे में, रात में। पहली बात तो आपको नाम याद रखना है, डीपर। एक होता है दोस्तों डिप्ड, हिंदी में इसको कहते हैं डिप्ड। ये दोस्तों आपके P&H पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ड्राइवर में प्रश्न आया था। इस डिप्ड का मतलब क्या होता है, आपकी लो बीम, इसका मतलब है लो बीम। लेकिन जो ये डीपर है इसका मतलब है हेडलाइट को नीचे ऊपर ऐसे करना, ये कहलाता है आपका डीपर। तो यहां पर डीपर का इस्तेमाल कब करते हैं आप ही बता दो। हेडलाइट से संबंधित है, डीपर लगाना है, कब लगाओगे, क्या कोहरे में, धुंध में लगाओगे, नहीं लगाना। यहां पर आपको ध्यान देना है, वाहन के हेडलाइट का डीपर ओवरटेकिंग करते हैं जब आप किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं और आप उसको ओवरटेक करना चाह रहे हैं, उस समय आपको डीपर देना चाहिए। इस डीपर का मतलब क्या है, ऐसे करेंगे तो रोशनी से, रात के समय डीपर देने से सामने वाली गाड़ी को यह पता चल जाता है कि मेरे पीछे कोई गाड़ी आ रही है और वो मुझे ओवरटेक करना चाह रही है। तो ये ओवरटेकिंग इसमें डीपर का इस्तेमाल किया जाता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब सही हो जाएगा। हल्के मोटर वाहन की अस्थायी नंबर प्लेट का रंग है वो कैसा होता है, आप सभी को पता है इसका नंबर प्लेट का रंग सफेद होता है। बात आई है यहाँ पे हल्के वाहनों की, तो LMV और एक होता है HMV, इन दोनों में अलग अलग कंडीशन है। LMV की नंबर प्लेट सफेद होती है, सभी को पता है। HMV की पीली होती है, सभी को पता है। लेकिन इसके ऊपर जो अस्थायी नंबर प्लेट है, तो इसके ऊपर जो अंक और अक्षर होते हैं वो लाल कलर में होते हैं। बस इतना याद रखना, जो अंक होते हैं वो दोस्तों किस में होते हैं, लाल रंग में होते हैं। बात करते हैं अस्थायी नंबर प्लेट की, अस्थायी नंबर प्लेट की, तो दोस्तों ये है धारा 43 के तहत 1 माह के लिए जारी की जाती है। 1 माह के लिए न्यू गाड़ियां जो होती है, न्यू व्हीकल होते हैं, इनके लिए जारी होता है। इसके अलावा इसे रिन्यू नहीं करवाया जा सकता। एक डीलर है दोस्तों करवा सकता है, निर्माता करवा सकता है, आम नागरिक इसे रिन्यू नहीं करवा पाएगा। तो आपको अस्थायी नंबर प्लेट के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। अस्थायी नंबर प्लेट में आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है अस्थायी नंबर प्लेट प्राप्त करने के 7 दिवस के भीतर आप स्थायी पंजीकरण के लिए भी आवेदन है वो कर देंगे। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एकांगी मार्ग का अर्थ क्या होता है, तो एकांगी को दोस्तों हम यहाँ पर एक तरफा यातायात इसको भी बोल सकते हैं, एक तरफा को दोस्तों वन वे भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं संकेत के माध्यम से आपको बताऊंगा। आपके सामने एक संकेत है जिसमें एक एरो गया है, दूसरा संकेत है जिसमें एक एरो गया भी है, एक आया भी है, ठीक है। यहां पर मैंने थोड़ा सा इसको गलत बना दिया है, दोबारा बनाता हूं मैं इसको। यहां पे ऐसे बनाना है इसको, तो इसमें इसको काट दिया गया, इसमें भी इसको काट दिया गया। मतलब क्या हुआ, इसको तो हम कहेंगे नो एंट्री। अब नो एंट्री क्यों कहेंगे, यहां पे एक ही रास्ता था, उसको काट दिया गया, भैया रास्ता बंद, मतलब अंदर जाना मना है, मतलब नो एंट्री। 2 रास्ते थे, कितने थे, 2 थे, 2 में से एक को उड़ाया, मतलब क्या बचा, एक तरफा रास्ता बचा, एक साइड में जा सकते हैं आप। यानी एक तरफा रास्ता ही एकांगी मार्ग होता है। इस एक तरफे को ही वन में बोल सकते हैं। अब आप बताओ, दो रास्ते थे, 2 में से एक को काट दिया गया, एक को बंद कर दिया गया, तो क्या हम उसको ये कह सकते हैं एक साइड में यातायात पर प्रतिबंध, कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का जवाब है साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नए खरीदे गए वाहनों के लिए कितने समय बाद आपको PUCC प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक होगा। बात आई है नया वाहन खरीदना, आप गाड़ी नहीं खरीदते हैं, तो दोस्तों आप जब कंपनी से गाड़ी खरीदते हैं तो क्या कंपनी का दायित्व नहीं है कि वो पॉल्यूशन चेक करके दे, कंपनी का दायित्व नहीं है कि वो फिटनेस बनवा कर दे। इसीलिए कहते हैं
नए वाहन का जो फिटनेस प्रमाण पत्र होता है या जो आपका पीयूसीसी होता है वो कंपनी बनाकर देती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो गाड़ी का पीयूसीसी होता है, भाई कोई कंपनी गाड़ी बनाएगी तो पोल्यूशन करने वाली थोड़ी बनाएगी, नहीं बनाएगी, वो चेक करके देंगी। तो इसीलिए जब आप गाड़ी नहीं खरीदते हैं तो 1 साल का जो पीयूसीसी होता है वो कंपनी चेक करके देती है कि भैया अभी कोई पोल्यूशन जनरेट यहां से नहीं हो रहा है। तो 1 साल के लिए आपको पहले वर्ष के बाद में आपको पीयूसीसी बनाने की आवश्यकता होती है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारी मोटर वाहन वो होगा जिसका वजन खालिस्तान 12,000 किलोग्राम से अधिक होगा। अब आप कहोगे गुरुजी लदान रहित भार, सकलयान भार दोनों ही पढ़ा हमने, तो मैं बता देता हूं। बात आ जाती है एचएमवी की, यानी भारी मोटर वाहन की, आप इसकी परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा क्या है आपका, है ग्रोस व्हीकल वेट, यानी सकलयान भार किसका होगा, सभी वाहनों का सकलयान भार या लदान रहित भार। यहां लदान रहित का नाम आया है, लदान रहित। अब ये लदान रहित किसका किसका है, एक तो होगा आपके मोटर कार का, मोटर कार एक रोड रोलर हो जाएगा, ये रोड रोलर हो गया, और एक होता है आपके ट्रैक्टर। यानी 3 वाहन जो होते हैं, इन 3 वाहनों का वजन कैसा होता है, लदान रहित होता है। लेकिन बाकी का क्या होता है, जीवीडब्ल्यू यानी सकलयान भार होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने पूछा भारी मोटर, तो क्या एक मोटर कार भारी वाहन हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, या हो सकती है लेकिन ये अपवाद स्वरूप हो सकता है कोई हो तो। एक मोटर कार हमेशा हल्का वाहन होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग आप हल्के यात्रियों को वहन करने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटर कार जो होती है हल्का, तो ये मोटर कार अगर इसका वजन देखना है तो आपको खाली का देखना है, या रोड रोलर का, ट्रैक्टर का देखेंगे तो भी दोस्तों क्या देखेंगे, आप खाली का वजन देखेंगे। लेकिन आप भारी वाहनों का, दूसरे वाहनों का देखेंगे तो जीवीडब्ल्यू देखेंगे, यानी कि सकलयान भार, यानी ग्रोस व्हीकल वेट देखेंगे, अधिकतम वजन देखेंगे कितना है। तो ये दोस्तों भारी वाहनों का सकलयान भार होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। परिभाषा पूछे तो ये दोनों ही चीजें लिखी है कि सभी वाहनों का जीवीडब्ल्यू यानी ग्रोस व्हीकल वेट, या लदान रहित भार किसका, मोटर कार, रोड रोलर, ट्रैक्टर का, इनका लदान रहित भार होगा। बाकी सभी का जीवीडब्ल्यू यानी कि सकल भार वाहन होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस क्लास से संबंधित कोई भी आपका डाउट है तो आप इस नंबर पे आज मुझे भेज सकते हैं, हम आपको जरूर उसका रिप्लाई देंगे। अगर आपको कोई समस्या होती है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। स्टडी एट होम हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके ऊपर दोस्तों ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। क्या चल रहा है, ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अगर ये ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आज इसमें ऑफर चल रहा है मात्र 333 रुपए में कंप्लीट कॉम्बो कोर्स मिल रहा है, सारी चीजें इसमें मिल जाएगी। और इस कंप्लीट कोर्स में हम जल्दी एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। क्रैश कोर्स का मतलब है हम आपको पूरा का पूरा कोर्स है वो 12-13 घंटे में आपको पूरा करवा देंगे, और ये कोर्स आपको इस कोर्स के साथ में फ्री मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहीं से पढ़ते हैं, आपके माना कि अभी 30 नंबर आ रहे हैं, आप अगर हमारा कोर्स लेते हैं तो मैं मान सकता हूं लगभग 10 नंबर का इंप्रूवमेंट है आपको इंस्टेंटली देखने को मिल सकता है। और ये जो 10 नंबर है, ये 10 नंबर है इन 333 रुपए में मिलते हैं। तो ये जो 333 रुपए हैं ये आपको नौकरी दिला सकते हैं, ये आपकी जो सपना है उसको साकार कर सकते हैं, आपका जो ड्राइवर का सपना है वो पूरा हो सकता है, आपके माता पिता का सपना पूरा हो सकता है, आपका भविष्य उज्जवल बन सकता है, आपका भविष्य का निर्धारण हो सकता है। और यहीं पर दोस्तों अगर आप एक चूक कर देते हैं, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं पर भी कोई अच्छा कंटेंट मिलता है और दोस्तों वहां से अगर हमारे स्कोर में, करंट स्कोर में दोस्तों अगर 5 या 10 नंबर भी अगर इंप्रूवमेंट होता है, यही नंबर सिलेक्शन देके जाते हैं, यही नंबर सिलेक्शन देके जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लगातार तैयारी करनी है। और तैयारी के साथ में, बेस्ट तैयारी के साथ में आप एग्जाम में जाओगे, तभी पेपर की खोपड़ी में छेद कर पाओगे। पेपर की खोपड़ी में छेद तो वही करेगा जो राज सर का ऑनलाइन कोर्स है वो पढ़ रहा है। और पेपर की खोपड़ी में छेद करने के बाद में साथ ही हम डीजे बजाने वाले हैं, जिसमें हम डांस करने वाले हैं। डांस कहां करेंगे, पड़ोसी की छाती पर, पड़ोसी को दिखाएंगे, देख ले मैंने कितना दम दिखा के ये जॉब प्राप्त कर ली है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप एक अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी के साथ में अच्छा पेपर करके आएंगे, और पेपर की खोपड़ी में छेद ही छेद करके आएंगे, और तहस नहस करके आएंगे कि पेपर को धुआं धुआं करके, उड़ा उड़ा के, दौड़ा दौड़ा के मार के आएंगे। तभी ये काम हो सकता है, तभी ये डीजे बज सकता है, तभी हमारा मान हो सकता है, तभी हमारा सम्मान हो सकता है, तभी हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लगे रहना है। मात्र 25 से 30 दिन आपके बचे हैं, तो आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है, लगातार तैयारी करनी है। आपको कोर्स ज्वाइन
ज्वाइन करना तो अच्छी बात है, आपका वेलकम है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। आपको जहां से अच्छा लगता है, जहां से आप जचे हुए हैं, जहां आप टिके हुए हैं, वहां लगातार तैयारी कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जय साथियों।